तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पे देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं 50 डेज ऑफ फिजिक्स चैलेंज। 50 डेज ऑफ फिजिक्स चैलेंज। और अभी हमारा जो चल रहे हैं डेज चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स के। कल हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे, रेजिस्टेंस के किए थे, सीरीज और पैरेलल, जो कि बहुत इजी लेवल मानता हूं मैं, बिकॉज वो क्लास 10th में भी हमने किए हुए हैं। तो उसी टाइप का लेवल आप दोबारा से कर सकते हैं और थोड़ा सा उसमें एडवांस कर सकते हैं, जैसे कि कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली द ट्रेंड विच आई एम सीइंग कि मेरी बाकी एक्सप्रेशंस वाली वीडियोस को काफी लोग देख रहे हैं, काफी लोग लाइक कर रहे हैं, बट न्यूमेरिकल्स बच्चों ने ज्यादा नहीं किए। मैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ वही न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ताकि आप वो 50 नंबर वाला जो आपका टारगेट है वहां तक पहुंच पाओ। देखिए, अगर आप ये सिंपल न्यूमेरिकल भी नहीं करेंगे तो यार 50 नंबर पे पहुंचना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए जो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूँ वो समझिए, वो करिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है पूछिए, आपको वो चीजें दोबारा दोबारा से क्लियर की जाएंगी। आज भी मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स लूंगा। आज हमारा जो टारगेट है वो रहेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। तो हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। याद रखें, जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो नेचर पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर वाला फंडा जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ लेंथ और एरिया की ही बात करेंगे। तो आज हमारा मेन जो टारगेट रहेगा वो इसी फॉर्मूला के ऊपर रहेगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ बातें। तो आइए हम चलते हैं उस फॉर्मूला के ऊपर। इस फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले आपको एक बार बता दूं, अगर आपको दिया हो लेंथ ओनली तो सिर्फ आपको लेंथ चेंज करनी है, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर आपको दी हो लेंथ ओनली तो लेंथ बड़ी है, डबल हुई है, तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, बात खत्म। अगर आपको दिया हो एरिया ओनली, तो एरिया अगर डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया हाफ हो जाएगा। अब एरिया के अंदर क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब कई बार क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एरिया नहीं हमारा चेंज हुआ, वो बोलते हैं रेडियस चेंज हो गई या डायामीटर चेंज हो गया। तो डायामीटर का फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं रख दूं तो ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। डायामीटर चेंज हो रहा है तो एरिया में भी कैसे चेंज होगा वो आपको निकालना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन याद रखना, अगर इसमें लिखा हो ओनली वर्ड तो सिर्फ आपको एक पैरामीटर चेंज करना है। लेकिन अगर बोले कि ये ओनली वर्ड ना लिखा हो और अगर आपको बोले कि द स्ट्रेच्ड टू मेक द लेंथ डबल और ट्रिपल, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा जो है हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रहता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, ए एल विच वाज द इनिशियल एरिया इनटू लेंथ एंड ए डैश एल डैश। तो यहां से एक और रिलेशन निकलता है कि एल बाय एल डैश इज इक्वल टू ए डैश बाय ए डैश। ए डैश बाय ए मतलब लेंथ अगर डबल होगी तो एरिया हाफ होगा, लेंथ अगर ट्रिपल होगी तो एरिया 1/3 हो जाएगा। एरिया अगर डबल होगा तो लेंथ हाफ हो जाएगी, बिकॉज दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा इस चीज को। अब चलते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल के ऊपर आज के दिन के। तो न्यूमेरिकल है जो पहला वो दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम। एक वायर है आपके पास, उसका रेजिस्टेंस आर ओम है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड? याद रखिए, देखिए मैंने आपको बोला था ये वर्ड आएगा, स्ट्रेच लिखा हुआ है तो मतलब लेंथ के साथ साथ एरिया भी चेंज होगी। तो न्यू लेंथ हमारे पास बन गई है एन टाइम्स। मान लीजिए पहली लेंथ थी एल और जो न्यू लेंथ बनी है एल डैश, वो बन गई है एन इंटू एल। तो मैंने ऊपर आपको सिंपल सा फंडा बताया, उसी फंडे को हम यूज करते हैं। द न्यू एरिया विल बी 1/n टाइम्स ऑफ द ओल्ड एरिया। अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम होता है, एरिया बढ़ता है तो लेंथ कम होती है। अगर स्ट्रेच लिखा हो, अगर ओनली वर्ड लिखा होता तो मैं सिर्फ ओनली करता कि लेंथ बढ़ी है, रेजिस्टेंस भी n टाइम्स करो और बात खत्म करो, बट ऐसा नहीं होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगाते हैं, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश विल बी रो एल डैश बाय ए डैश। देखिए ध्यान से, रो डैश नहीं होगा, बिकॉज वो वही रहेगा। वायर कटने से, वायर लंबी होने से कॉपर से गोल्ड में नहीं बदल जाती, कॉपर कॉपर ही रहता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, रो एल डैश विल बी एन इंटू एल और डिवाइड बाय करते हैं 1/n इंटू ए। तो ये एन ऊपर आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू रो एल बाय ए। और रो एल बाय ए क्या होता है? नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, रो एल बाय ए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से। तो हमारा आंसर आ गया है कि आर डैश इज इक्वल टू
एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। को इसमें वैल्यू गिवन होती 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, तो आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे एन गिवन होता तो एन भी पुट कर देते हैं, और ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व हो जाती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल है सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच। देखिए फिर से वही वर्ड आ रहा है, स्ट्रेच्ड। मैं आपको एक और केस बताता हूँ यहीं पे। ये वाला केस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा केस और समझाता हूँ। मान लीजिए एक वायर है, इस वायर की लेंथ है एल, मैंने इसको फोल्ड कर दिया, तो क्या फोल्ड करने से एरिया चेंज होगा? नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? उसकी थिकनेस तो बढ़ रही है ना यार। ये देखो थिकनेस बढ़ गई, तो लेंथ भी चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि कहाँ पर कैसे करना है। अगर मैं बोलूं मैंने सिर्फ उसकी लेंथ चेंज कर दी, सिर्फ लेंथ कैसे चेंज होगी? कि एक वायर थी, एक्स वायर थी, उसकी लेंथ एल थी, उसमें एक वायर और जोड़ दी, वाई वायर, उसकी भी लेंथ एल है। इस केस में एरिया चेंज नहीं हो रहा, इस केस में सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पर वापस आता हूँ अपना क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि अगर किसी वायर की लेंथ को हमने स्ट्रेच करके 10% इंक्रीज कर दिया तो परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली बच्चे बोलते हैं कि 10% लेंथ बढ़ेगी, 10% एरिया घटेगा, टोटल 20% का आपके पास आंसर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। देखते हैं हम इसमें क्या होता है। न्यू लेंथ, मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दूं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। न्यू लेंथ इज इंक्रीज, तो L प्लस 10% ऑफ L, मतलब L प्लस 10/100 ऑफ L, यानी कि 1.1 L। ये चीज है सबसे इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको क्या बताया था? लेंथ जिस फैक्टर से बढ़ेगी, एरिया उसी फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 1.1 टाइम्स डिक्रीज। लेंथ डबल होगी, एरिया हाफ होगा। लेंथ ट्रिपल होगी, एरिया 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे लेंथ 1.1 टाइम्स हो रही है, तो एरिया 1.1 टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो एल डैश बाय ए डैश, रो इंटू 1.1 L डिवाइड बाय ए बाय 1.1। ये 1.1 घूम के ऊपर आएगा, तो रो एल बाय ए इंटू 1.1 का होल स्क्वायर, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू 1.21 रो एल बाय ए, यानी कि आर डैश इज इक्वल टू 1.21 टाइम्स द रेजिस्टेंस। ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं है। क्यों ये आंसर नहीं है? उसके पीछे रीजन ये है कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। हमसे पूछा परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? चलिए आगे चलते हैं परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए। परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? आर डैश माइनस आर बाय, ये भी प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले जैसा है कि फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100%। आर डैश की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी? 1.21 R माइनस आर बाय आर। आर आर कॉमन लेके आप काट दीजिए, कट जाएगा। ये देखिए आर आर आर, यहाँ पे भी देखिए आपको नॉइज तो उसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन में देखते रहिए, सब से बचिए। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन आपको अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना है। 1.21 - 1, तो ये बचेगा 0.21 इंटू 100%, तो ये हमारा आ जाएगा 21%। देखिए ये आपको समझना है कि 21% कैसे आया। 10% लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस में 21% का चेंज आ गया है। ये रेजिस्टेंस चेंज है, ये है न्यूमेरिकल जो आपको करना है। फटाफट से दो न्यूमेरिकल और कराते हूँ आपको, जिसमें थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल फिर से हम करते हैं, क्योंकि सीरीज और पैरेलल में अभी भी बच्चों को डाउट लग रहे थे, इसलिए सीरीज और पैरेलल के भी कुछ न्यूमेरिकल्स लाया हूँ। यहाँ पर है आपको निकालना क्या है कि वोल्टेज की रीडिंग क्या होगी। ये वोल्ट मीटर आपको क्या रीडिंग करके देगा, क्या वैल्यू निकाल के देगा, वो समझना है हमें। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ना डिवाइड करके सिंपल से बताता हूँ, ये वोल्ट मीटर लगने से हमारे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है बिना वोल्ट मीटर लगे हुए। वोल्ट मीटर को आप इग्नोर कर दीजिए, उसके बिना सॉल्व कीजिए। तो ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। मैं कलर ऑफ पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी से समझ में आए। जी हाँ, तो ये 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, ये कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तो 2 + 4 + 2 कितना?
8 ओम, यानी इन तीनों का क्या आ गया, 8 ओम। मैं देखिए मैं डायग्राम भी दोबारा दोबारा बना के दिखाऊंगा, ये ऑलरेडी 8 था और इस सारे का कॉम्बिनेशन हमारे पास 8 आ गया। वोल्ट मीटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, उसको बाद में लगाएंगे। और यहाँ पर ये 2 ओम लगा हुआ है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप डायग्राम बना बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी ने आपको मना नहीं किया। डायग्राम बना बना के सॉल्व करने से आपका काम थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन आपको लिखना कम पड़ेगा। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, R1 R2 R3 R4, R1 R2 इन सीरीज, R2 R3 इन पैरेलल, वो बार बार लिखना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा मैंने लिखा 2+2+2 8 और 8 ओम यहाँ पे बना दिया। अब देखिए अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या है कि ये 8 और 8 क्या है, ये पैरेलल में है, तो 8 × 8 डिवाइड बाय 8+8, यानी कि 1/8 + 1/8, उसको सॉल्व कर दिया हमने, तो ये आ गया कितना, 64/16, यानी कि 4 ओम बन गया हमारे पास। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना बन चुका है, 64 ओम बन चुका है। ठीक है, सॉरी 4 ओम बन चुका है। तो मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर 2 ओम था, फिर से डायग्राम दोबारा से रीड्रॉ करता हूँ। अभी 8 और 8 सॉल्व हो गए, सिर्फ एक रेजिस्टेंस बनाया, जिसकी वैल्यू है 4। यहाँ पर था 2, यहाँ पर भी है 2, और यहाँ पर एक बैटरी हमारे पास लगी हुई है जिसकी वैल्यू है 16 वोल्ट। अभी मैंने वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन नहीं करी, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अब आपको सबको दिख ही रहेगी, तीनों सीरीज में है, तो आंसर आ गया 2+2+4, दैट इज 8 ओम। तो 8 ओम आपका आंसर है। 16 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V = IR, I = V/R, वी दिया हुआ है 16, रेजिस्टेंस निकला है 8, तो हमारे पास करंट आ गया 2 एम्पियर। तो हमने करंट निकाल लिया सबसे पहले 2 एम्पियर, और अब हमें उस वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है, ये वाले वोल्ट मीटर की, जो कि फिर से होगी V = IR, लेकिन R कौन सा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 4 ओम वाला R है। अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे कैसे करंट हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं चलता हूँ वापस से उस डायग्राम के ऊपर, कैसे कैसे करंट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट आपको किस तरह से करना है, जरा समझिएगा। यहाँ पे आ, यहाँ से मैं फिर से पेन चेंज करता हूँ, यहाँ से करंट निकला और यहाँ पहुंचा, तो ये सीरीज में है, ये वाला भी सीरीज में है, तो जो सीरीज में होते हैं उनको सेम करंट मिलता है। तो 2 ओम को सेम करंट मिलेगा, यानी कि 2 एम्पियर। ड्रॉ ही कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर भी 2 एम्पियर जाएगा और यहाँ से वापस भी 2 एम्पियर आएगा, मतलब इन दोनों के क्रॉस 2 एम्पियर करंट जो हमने निकाला है वही जाएगा। ये पहुंचा पॉइंट ए पे, पॉइंट ए हमारा जंक्शन पॉइंट है, जॉइंट है, यहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब कितना कितना डिवाइड होगा वो समझने के लिए नीचे वाला डायग्राम देख लो, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना आया था, 8 ओम, ये भी है 8 ओम। पैरेलल में रेजिस्टेंस, पैरेलल में करंट जो है वो डिवाइड होता है। अब अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 एम्पियर यहाँ जाएगा और 1 एम्पियर यहाँ जाएगा। इसी को आप रेशो में भी समझ सकते हैं, मैंने आपको कल रेशो वाला फंडा भी समझाया था, 2 और 3, 1 और 2, इनकी रेशो बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 8 और 2 ओम होता, मान लीजिए यहाँ पर एक होता 8 ओम और एक होता 2 ओम, 8 और 2, तो कैसे कैसे डिवाइड होता, 2 एम्पियर करंट आ रहा था, हम बनाते रेशियो, रेशियो बनती 4:1, यानी कि 5 हिस्से हैं, 5 रुपए हैं, 5 रुपए में से 1 रुपया इसको दिया, 4 रुपए इसको दिया, एक किसको दिया, 4 किसको दिया। रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको करंट मिलेगा कम, यानी कि इसको एक हिस्सा मिलेगा 1/5 एम्पियर, और इसको मिलेगा ज्यादा हिस्सा, यानी कि 4/5 एम्पियर। यही चीज मैंने आपको कल भी समझाई थी, इसको समझ लो यार, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बहुत ही इजी सा केस है, 1 1 एम्पियर में डिवाइड हो गया। V = IR आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। V = IR, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, सो 1 × 4, द आंसर इज 4 वोल्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 4 वोल्ट। देखो एक ही चीज में, एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी हैं। मैं चाह रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा समझाने की चीजें, अगर आपको लगता है कि नहीं सर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको इजी करके और हल्की हल्की चीजें कराने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वही कैपेसिटर वाला जो कल मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। टाइम बहुत हो गया है, याद रखिएगा बस,
कैपेसिटर के साथ अगर कोई भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, कितना भी, तो कैपेसिटर जो है करंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होने के बाद उसमें से और करंट आगे जाएगा ही नहीं। तो ये वाली ब्रांच का होना ना होना एक बराबर है, याद रखना इसको। बिकॉज कैपेसिटर वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा होगा उसके साथ जो सीरीज में होगा, पैरेलल नहीं। कैपेसिटर के साथ अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है तो भाई उसमें करंट जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर वाली ब्रांच को आपको भूल जाना है, उसको आपने वहां से डिलीट कर देना है, बस ये आपको काम करना है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपने ये सारी चीजें समझी होंगी, नोट करी होंगी। इनको आप बार बार करेंगे, 2-3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगी। भगवान करे आप सब लोग इस चीज को समझते रहें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें। जय श्री राम, ऑल द बेस्ट।